आज तो यार बाजार को देख के एक शेर ही याद आ रहा है, ये ट्रेडिंग नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और ऑपरेटर से बच के जाना है। यानी भैया ऑपरेटर बाजार को ना खींच देता है, मार देता है। आज देखो सुबह से पोर्टफोलियो ग्रीन में अच्छे हैं और इंडेक्स ग्रीन में। लास्ट में पता नहीं क्या किया साला, पोर्टफोलियो तो ग्रीन भी तो गायब हो गई, लाल में डूब गया। और खास नहीं डूबा, मतलब हल्का फुल्का लाल में, ग्रीन तो साफ कर दी, पर इंडेक्स सारे बढ़िया बंद हुए, सब कुछ सही है। इतना हिसाब किताब करके करते हैं ऑपरेटर, यार मैं बता नहीं सकता आपको। अच्छा आपके साथ क्या हुआ? अभी तो बचते बचाते चल रहे हैं, अब पोजीशनें बची हैं, कल आखिरी दिन है, पोजीशनें बहुत हैं इस महीने की। मेरी 70 पोजीशनें कल स्क्वायर ऑफ होनी होंगी, 60-70। हालांकि मैंने लॉस वाली सारी कर दी हैं, एक आध बची है लॉस वाली, ठिकाने लगा दिए, अब उसको ठिकाने लगाना जो एक आध बची है। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल दोनों तरफ की बातें नज़र आ रही हैं, कल वोलेटिलिटी वाला सेशन रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। साहब मैं गलत हो सकता हूँ, बड़ा मुश्किल है इस बाजार में, पर अपने को बचते बचाते चल रहे हैं। प्रॉफिट मंथ का ठीक निकलेगा। आपका मंथ कैसे गया डार्लिंग, कमेंट में ज़रूर लिखिए, और कल आपको क्या लग रहा है ये भी कमेंट में लिख डालिए, क्योंकि सारे कमेंट मैं पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मामला जो है मौसम का बड़ा ख़राब हो रहा है यार। आज बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। सुबह मैं गया था अपने मोबाइल, 3 मोबाइल लेके गया, मैंने वहीं पे टीवी देखता रहा और सौदे करता रहा। फिर मैं आ गया था 10-1 बजे। शाम को बड़ी यार गर्मी बढ़ गई। आज कितना टेम्परेचर बता रहे हैं? इस वक्त 31 टेम्परेचर हो गया है दिल्ली NCR में। आपको क्या लग रहा है गर्मी के बारे में? आपको भी लग रहा है? मुझे ही लग रही है, आज में तो बहुत गर्मी लग रही थी यार। फिर मैंने AC वेसी चलाया, क्योंकि अब तो मार्च में शुरू हो गया इस बार तो AC। पहले मतलब AC शाम को तो चलाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो दिन में भी चला दिया है मैंने, गर्मी इतनी लग रही थी। यह ये एक्सपायरी की गर्मी है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट में ज़रूर लिखना। अच्छा आज बाज़ारों में यार बड़ा काम हो गया यार। देखो बाज़ार सारे तो हरे में बंद हुए, लेकिन पोर्टफोलियो डाउन है। मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, सारा दिन बाजार ठीक था, लास्ट में सारे शेयर ऐसे ऐसे मेल्ट डाउन कर रहे थे। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था रिलायंस था, जिसमें रिलायंस था आज वो भाग गया। रिलायंस ने तो आज 3000 का लेवल टच कर दिया। हालांकि रिलायंस के मेरे पास काफ़ी शेयर हो गए हैं, मेरे पास हो गए हैं करीबन 8.5 लॉट के आसपास होगा, मतलब 2100-2200 शेयर हो गए। इसमें यार ज़्यादा शेयर नहीं करे मैंने, बड़ा अफसोस सा हो रहा है। मैं चाह रहा था इसके 20 लॉट हो जाते, क्योंकि पोर्टफोलियो में ना उतनी मजबूती नहीं दे रहे 10 लॉट। 8 भी है, 10 भी कहाँ हैं। गलती हो गई, चूक हो गई यार। रिलायंस अच्छा लग रहा है। देखिए ये शेयर बाजार की खूबी मैं आपको बता दूँ, ये मौके और धोखे दोनों देता है, तो डरना नहीं चाहिए। मुझे ना वो बड़ा प्यारा लगता था एक शेयर, अशोक लेलैंड। देखो भाई साहब, मैं जितने भी स्टॉक बता रहा हूँ, बातें करता हूँ आपके साथ, ये मेरे अपने विचार हैं और मेरे रिस्क एपेटाइट को सूट करते हैं। मेरी तरफ से आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चर्चा करने का मतलब नहीं होता कि इसे खरीद लो या इसको बेच दो। अब जी है, मैं उसमें बुरी तरह से फंसा हूँ। आज मैं जी का हिसाब लगा रहा था, बड़ा लॉस है यार। जीवन में सबसे ज़्यादा लॉस जी में हुआ है मुझे। हालांकि पहले फ्यूचर्स में FNO में बड़ा पैसा कमाया है फिर मैंने, तो इस वक्त यार जी ने रगड़ दिया है। वो सारा प्रॉफिट भी खा गया है, मज़ा नहीं आ रहा जी में, और चलता ही नहीं साला। अब बात करूँ मैं जी के बाद, इसकी क्या नाम है आपका, अशोक लेलैंड का लग रहा था। अशोक लेलैंड मैंने काफ़ी धीरे धीरे इकट्ठे कर लिए। बजाज फाइनेंस मेरे पास कम था, वो भी थोड़ा इकट्ठा हो गया, लेकिन हालांकि ये बहुत नहीं है, 1-1, 1.5 लॉट। तो पहले तो थे ही नहीं शेयर ये वाले, अब चलो 1-1, 1.5 लॉट हो गया तो अच्छा लग रहा है। नहीं आपको क्या लगता है?
तो भाई साहब अपने हिसाब से ना आदमी को एक टारगेट बना लेना चाहिए, और फिर जो मैं क्या करता हूँ एमकेजे क्रीपिंग स्ट्रैटेजी से धीरे धीरे खरीदता रहता हूँ। तो कई सारे शेयर है मेरे रडार पे जो मेरे पास है नहीं, बताता भी रहता हूँ आपको। चलो आज बताऊँगा जिनको मैं सोचता रहता हूँ कि यार कभी गिरेंगे, अच्छे रेट पे आएंगे तो लूँगा। अच्छा, आज अगर आप बाज़ार को देखोगे ना तो बाज़ार ने आज करा बड़ा गंदा काम है। मतलब मैं कहूँगा कि पहले तो सारा दिन मूड ठीक बनाया, अब क्या ऐसा लग रहा था निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी है, तो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के चलते सारा बाज़ार को बाद में तेज गिर के कल तेज कर देंगे, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा था। पर आज वैसे ही सारे शेयरों को तेज रखा। अब क्या लग रहा है सर, अब तो नहीं कल क्या होगा, बाद में ढीला कर दिया, अब कल मारेंगे बढ़ाएंगे, कुछ भी कहना मुश्किल है। 3 दिन लग रहे थे बड़े भयानक है, 2 दिन भयानक तो रहे पर हल्के हल्के मंदे मंदे से भयानक रहे, एक दिन गिरा एक दिन चढ़ा। अब कल देखो क्या होता है, कल की सारी ऊपर डिपेंड करता है। कहने वाले तो कह रहे हैं कि भैया बस मार्च में ज़्यादा दिक्कत ही, अप्रैल ठीक हो जाएगा। मार्च में इंडेक्स ने परफॉर्म नहीं किया उतना, 1% की रिटर्न दी है मेरा कहना। देखते हैं, अभी तो 1 दिन बचा है। तो अब वो मार्केट मूड देखो कितना ख़राब हो गया। वो मार्केट मूड जो 22 मार्च को 53 चला गया था, अब 38.57 आ गया। ग्रीड से फियर में आ गया, फियर में भी नीचे की तरफ दौड़ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों में फियर। अब ये फियर में क्या होता है, बाजार साला गिरता ही नहीं है, डर के हमारे सब लोग थोड़ा शॉर्ट पोजीशन में आ जाते हैं, बाजार खींच देते हैं, ये बात हो सकती है। आज देखो यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ा है जो कि नेगेटिव है, क्रूड थोड़ा सा कम हुआ है तो छोटा पॉजिटिव है, रुपया थोड़ा सा महंगा हुआ तो छोटा नेगेटिव है, यूएस डॉलर भी ऑलमोस्ट स्टैटिक है तो थोड़ा सा नेगेटिव ही है। यानी इंटरनेशनल इंडिकेटर काम के नहीं है। जिस तरह से हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ऑपरेटर भी इस तरह का कंफ्यूजन है। आज देखो ऑपरेटर ने कैश सेगमेंट में खरीदारी करी है, पर आप देखो इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं, स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, कुल मिला के नेट बिकवाली करके चला गया। एक तरफ तो आपके इसने माल खरीदा एफआईज ने, दूसरी तरफ माल खरीद लिया डीआईज ने भी, तो कुल मिला के आज भी ठीक ठाक सी 3367 करोड़ की खरीदारी है। इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन ना बल्क डील्स भी हो रही हैं आजकल। अब नाम भूल जाता हूँ, हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रमोटर, आज उसकी हुई थी बल्क डील सीडीएसएल में, उसने बेचा था स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने, शायद काफ़ी बड़ी डील थी, तो हो सकता है उसकी वजह से आई हुई है नेट परचेजेस कैश सेगमेंट में। तो बल्क डीलें बड़ी हो रही है। एक और भी डील थी, मैं उसका भूल गया, जिसके चलते क्या हो रहा है कि नेट खरीदारी आ जाती है। अब इंडेक्स में अगर आप लॉन्ग देखो तो काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है, और स्टॉक्स में लॉन्ग देखो तो वो थोड़ी ऊपर साइड पे ही है, हालांकि आज हल्की सी गिरी है। अब कल जिस तरह से फ्यूचर माइनस किए हैं एफआईज ने, तो एक बारी को तो बाज़ार में ढीलापन कल के लिए लगता है। अब इंडेक्स देखो, आज सारे इंडेक्स बढ़े हुए, निफ्टी मिड कैप 50 था जो हल्का सा गिरा हुआ था, बाकी सब इंडेक्स थे बढ़िया। ओवरऑल मार्केट में तेजी थी, सबसे ज़्यादा गर्म इंडेक्स था ये स्मॉल कैप 100, कहते हैं ना तेजी लौट आई है। निफ्टी 50 भी आधा % बढ़कर बंद हुआ, देखो आप, निफ्टी बैंक भी थोड़ा आधा % से कम बंद हुआ, मिड कैप 100 थोड़ा सा ही बढ़कर बंद हुआ है, निफ्टी नेक्स्ट 50 थोड़ा बढ़ा है, निफ्टी 100 अच्छा बढ़ा है, निफ्टी 200 अच्छा बढ़ा है, निफ्टी 500 अच्छा बढ़ा है, निफ्टी स्मॉल कैप 50 तो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। पर यार मज़ेदारी नहीं है डार्लिंग, बाजार में पोर्टफोलियो गिरा था। आप में से किस किस का पोर्टफोलियो गिरा, आपका बढ़ा है या गिरा है, कमेंट में जरूर लिखना। आज देखो एडवांस डिक्लाइन रेशियो इतना बढ़िया नहीं था, जैसे इंडेक्स बढ़ा है लेकिन एडवांस तो 936 शेयर्स में हुई है, और डिक्लाइन 1322 में हुई है, तो कहीं ना कहीं 2:3 का रेशियो है, यानी हर 2 तेजी के शेयर्स के बदले 3 गिरे हुए थे। एबीबी इंडिया एक ऐसा शेयर था जो सबसे ज़्यादा तेज़ था, मेट्रोपोलिस तेज था, इन्फो एज तेज था, रिलायंस एक पाथ ब्रेकर, क्योंकि एक्चुअली बाकी तो छोटे छोटे शेयर हैं, रिलायंस है हाथी जब तेज होता है तो फिर मायने रखता है। रिलायंस 3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ, 3000 के लेवल का इसने हाई बनाया, हालांकि इसका हाई 3026 के आसपास का है, मेरा ख्याल 25-26 के आसपास, तो अपने फिर से हाई रिक्लेम कर रहा है। बहुत बेहतरीन शेयर लगता है कई बार मुझे, पर अब ये है ना, ऐसे शेयरों में 200 रुपये का गिरावट भी आ जाए, पता नहीं चलता, इंडेक्स को चलाते हैं। अब आज तो सारी तरफ रिलायंस हो रहा था, क्योंकि वो ब्रोकरेज हाउसेज ने इसको अपग्रेड कर दिया है, और जब चारों तरफ रिलायंस होता है ना, तो लॉन्ग रन के लिए ठीक है। तो मैं जो बातें कहता हूँ ना, मैं डेली बेस की करता हूँ। लॉन्ग रन तो बाजार अच्छा ही लग रहा है,
बुल फेज में चल रहा है, तो इसलिए डर लगता है। आज वो कॉलगेट गिरा हुआ था, आरईसी गिरा हुआ था, पावर फाइनेंस गिरा हुआ था, जुबलियन फूड देखो कितना गिरा हुआ था, 2.5%। 4 लॉट पड़े हैं फ्यूचर के, दुख ही आ जाता आदमी लेके ना, चलता ही नहीं है। अच्छा लगता है मुझे, अब मेरा अच्छा लेना, तेल लेने गया, मेरे अच्छे लगने से क्या होता है, बाजार तो अपने हिसाब से चलेगा, अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी पर नहीं चल रहा। देखो अच्छा, आज निफ्टी 50 के 24 शेयर बढ़े हुए थे, 25 शेयर घटे हुए थे, तो बैलेंस था। निफ्टी 50 का आज मोमेंटम तो बढ़िया ही था। कल 22,004 पे बंद हुआ, तो अच्छी खासी गैप ऑफ ओपनिंग 50 पॉइंट की करता है, 22,054 के आसपास। बॉटम आज का शुरू में ही बनाता है और लास्ट में थोड़ा उसको टच करने की कोशिश करता है, 22,052, और सारा दिन एक बार शुरू में भाग के ऊपर की रेंज में डील करता है, लास्ट में थोड़ी गिरावट दिखाता है, फिर रिकवरी भी दिखाया जाता है, तो लास्ट में यहाँ पर पीक बनाता है 22,193 का, यानी लाइफ टाइम हाई से मुश्किल से आप देखोगे 450 450 पॉइंट के बीच दूर था। तो अब भागने वाले शेयरों में ना आज तो सारा श्रेय रिलायंस, मारुति सुजुकी भी मिस हो गया यार, इतने प्यारे इसके फ्यूचर कवर किए तो बहुत थोड़े प्रॉफिट में निकाल दिए, बहुत थोड़े प्रॉफिट में। बजाज ऑटो भी नहीं है मेरे पास खास, टाइटन भी नहीं है, कोई ये मेरे पास नहीं है बिल्कुल। हालांकि मैंने इसके 80 शेयर तो ले लिए थे पीछे। बजाज फाइनेंस तो चलो ठीक है, 2.5 लॉट के आसपास आ गया। अदानी पोर्ट नहीं है, HDFC बैंक तो फिर काफ़ी लॉट है। रिलायंस भी ठीक ठाक है, 8.25 8.5 लॉट है, पर मजेदारी नहीं है, ये बढ़िया दिग्गज शेयर नहीं है मेरे पास। अब मौका आएगा तो फिर करेंगे, कोई ना कोई चौका लगाएंगे, देखते हैं। अब बजाज ऑटो इतना भाग गया ना, लेते हुए डर लगता है साले को। हीरो मोटर कॉर्प के हैं लॉट, गिरा पड़ा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं था, इस गिरावट में इसको मैंने थोड़ा बहुत खरीदा है, अभी फ्यूचर खरीदा था, साले में नुकसान हो गया। अपोलो हॉस्पिटल जो है नहीं है मेरे पास, विप्रो है, डॉक्टर रेड्डी भी नहीं है, कोल इंडिया है, 2-2.5 शेयर है, ग्रासिम भी खास नहीं है। तो निफ्टी 50 के सारे शेयरों में पकड़ नहीं बनी मेरी, बनाऊंगा धीरे धीरे। देखो आज अच्छी बात क्या है, अगर कैंडल को देखो ना, कैंडल को अगर आप स्टडी करते हो तो अच्छी बात क्या है, कैंडल अपने आप में मजबूत है। एक तो कैंडल ने आज जो है बड़े दिनों के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी ले सकते हो, 9 दिन की इसको भी ले सकते हो, 10 दिन की, पिछले 10 दिन के हाईएस्ट क्लोजिंग दी है कैंडल ने आज, जो अपने आप मजबूती का संकेत है। दूसरा, आज कैंडल बंद हुई है बिल्कुल मिडल बोलिंजर बैंड के पास, अच्छा संकेत है, पर बोलिंजर बैंड में वीक है। बोलिंजर बैंड की थ्योरी कहती है कि जब बाजार गिरता है ना, तो लोअर बोलिंजर बैंड में ऑसिलेट करता है, यानी ये ऐसे आया और अब ऐसे गया, तो अभी कर सकता है नीचे, और जब बाजार चढ़ता है तो अपर बोलिंजर बैंड में ऑसिलेट करता है, जैसे यहाँ देखिए आप, अपर बोलिंजर बैंड में ऑसिलेट कर रहा था ना पीछे, बुल फेज था, फिर इस कैंडल ने उसका ऑसिलेशन बदल दिया, अब वो लोअर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में काम कर रहा है। हालांकि MACD चार्ट पे लगातार 4 दिन से हरे हिस्टोग्राम बन रहे हैं, यानी जो बियरिश क्रॉसओवर बना था वो कमजोरी होता जा रहा है, तो ये भी अच्छा संकेत है। RSI 50 के पार आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में एक बोलिंजर बैंड पे ही हमारा चार्ट वीक है, डाउट पैदा करता है। अदरवाइज आप कैंडल को देख लो, अदरवाइज आप मूविंग एवरेज को देख लो, अदरवाइज आप MACD चार्ट पे बेरिश क्रॉसओवर जरूर बना हुआ पर वो घट रहा है, RSI देख लो, यानी सब जगह पॉजिटिव है, यानी टेक्निकली बाजार इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकल एनालिस्ट से पूछोगे वो यही बोलेंगे। मैं एक्चुअली टेक्निकल, फंडामेंटल, इंट्यूशन, साइकोलॉजी, इन सभी बातों को ध्यान में रख के ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से कामयाबी मिल ही जाती है, लेकिन मैं सब चीज़ों को देख के ही थोड़ा सा अपनी पोजीशन को बनाने, फंडामेंटल्स पे भी ध्यान देता हूँ बड़ा। मैं स्टॉक्स में काम करता हूँ ना भाई साहब, स्टॉक्स तो फंडामेंटल्स पे चलते हैं लॉन्ग रन में। फंडामेंटल में काम करना इससे जरूरी है कि शॉर्ट रन में फंस जाओ तो भाई पकड़ के बैठ जाओ, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे तो सूनर लेटर शेयर भाग जाएगा।
और बेसिकली मैं इन्वेस्टर कम ट्रेडर हूँ, तो मेरी ओवरऑल पोजीशन तो लॉन्ग की तरफ ही होगी ना, इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग की तरफ ही है। ट्रेडिंग में मैं लॉन्ग शॉर्ट दोनों कर लेता हूँ, बाजार गिरता है तो ट्रेडिंग में मुनाफा हो जाता है, बढ़ता है तो दूसरे सेट्स में मुनाफा हो जाता है। तो ये मेरी मोटी मोटी स्ट्रैटेजी रहती है। अब आप देखिए 22,123 पे बाजार बंद हुआ, 22,000 के ऊपर आ जाओ, यहाँ कॉल का ओपन इंटरेस्ट घटा है, यानी कॉल राइटर्स को थोड़ा सा डर लगा है, पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो ये तो संदेश एक ही दे रहा है ना, रौंद दो जी, रौंद दो, कॉल राइटर्स को रौंद दो। 22,100 में भी कॉल राइटर्स बड़ी मुश्किल से टिके हुए हैं, पर पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा हो गए, यहाँ मैक्सिमम पेन हो गया। 22,500 एक ऐसा लेवल है जहां पे कॉल राइटर्स को बड़ा भरोसा है, और यहां पुट राइटर्स को खास भरोसा नहीं है। तो कल बाजार नीचे में 22,000, ऊपर में जितने को काट सके, 22,200-300 का नहीं दिया, डेटा नहीं था ज़्यादा, वहाँ पे ऐसा फिगर्स नहीं था सर, खास नहीं था। तो 22,100 कल बाजार गेरे ऑपरेटर तो उसको ज़्यादा फायदा है अगर उसने कॉल राइटिंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है, तो हो सकता है साले ने आज पुट बाई करनी हो बहुत सारी तेज करके, तो कल बाजार गिर सकता है। क्योंकि मैडम कह रही ऊपर की तरफ तो कुछ है ही नहीं खास। अब अगर कॉल राइटर्स को मारना है तो 22,500 तक जाना पड़ेगा, पुट राइटर्स को मान रहे हैं तो सिर्फ 200 पॉइंट 150 पॉइंट गिरा दो, सारे पुट राइटर्स नंगे हो जाएंगे। और अगर ऑपरेटर ने दोनों ही बेची हुई कॉल और पुट, तो फिर तो रेंज बाउंड ही रहेगा ना, फिर थोड़ा गर्म ही रखेगा 22,200 तक, क्योंकि पुट राइटिंग भी ऊपर के लेवल पे जाता है। तो फिर कल क्या होगा तो कल ही पता चलेगा, ईमानदारी की बात। लेकिन संभावनाएं दोनों की तरफ एग्जिस्ट करती है और गिरावट की ज़्यादा है, मैडम दिखा रही हैं 22,300 ये सब देखना था थोड़ी थोड़ी हैं। सर। 22,300 पे 5% बढ़ा है। ये कितने और put हैं, जो ओपन है- इंटरेस्ट कितना है? ओपन इंटरेस्ट ये 67.4 कॉल का, अच्छा है 22,300 का, तो और पुट का है सर 22,300 पे तो कम 21। होगा। हाँ ये देना चाहिए था डेटा आपको। चलो 22 वो टोटल के कंपैरिजन में देखती हूँ ना। भी दे दिया करो, जहाँ पे बाजार बंद होता है ना उसके आसपास का ठीक है। थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो ये कहानी है। पीसीआर में बढ़ोतरी हुई है, यानी आज पुट राइटिंग बढ़ी है। देखो मैंने कहा ना, अगर पुट बाय कही है ऑपरेटर ने तो भाई साहब कांड हो सकता है कल, फिर चाहे मंडे को भाग जाए। अब निफ्टी बैंक देखो, आज तो बड़ा लग रहा था निफ्टी बैंक को मारेंगे, निफ्टी 50 को चढ़ाएंगे, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा था, पर दोनों ही चढ़ा। 7 शेयर चढ़े हुए थे, 5 गिरे हुए थे। कल बाजार बंद हुआ 46,600 पर, आज 46,643, थोड़ी गैप अप ओपनिंग, वही आज का शुरू में बॉटम बनाया 46,643 का जब खुला था, यहाँ भी बॉटम टच करने की कोशिश की थी, शुरू में भाग गया, पीक बनाया 46,956 का, फिर सारा गेन फॉरगिव कर दिया उसने। फिर लास्ट में पता नहीं जैसे किसी ने इंजेक्शन लगा दिया तो ऊपर चला गया, और 46,785.95 पे बाजार बंद हुआ, 185 पॉइंट बढ़कर 0.4% की तेजी के साथ। अब मुझे लग रहा है जो लास्ट में चढ़ाया है, पता नहीं क्यों डेटा ऐसे चार्ट देख के फीलिंग से आ रही, गलत तो हो सकता हूँ मैं, नॉस्ट्रेडमस तो हूँ नहीं, और मैं तो चाहता हूँ गलत ही हो जाऊँ। यहाँ भी देखो लास्ट में भागा है, मुझे लग रहा है लास्ट में इन्होंने भगाया बाजार को, खींच दिया, पुट्टों के प्रीमियम कम हो गए, कॉलों के बढ़ गए, कॉलें बेच दी होंगी, पुट्टे खरीद ली होंगे दबा के लास्ट मोमेंट पे। अब अगर कल बाजार मारेंगे तो पुट्टों में ऑपरेटर को फायदा हो जाएगा और कॉलों में फायदा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, दिल को लग रहा है मेरे ऐसा हुआ होगा लास्ट में, क्योंकि काफ़ी टाइम मिल गया ना, 3 बजे के बाद, 3 से 3.5 आधा घंटा था जिसमें ऑपरेटर ने बाजार को इतना खींचा है। पर इसकी तो एक्सपायरी हो चुकी है, पर इधर भी खींचा है ना, ये देखो, देखो यार, अब कल ही पता चलेगा यार, अपना तो संभाल के बैठे हुए दोनों तरफ का, हमने तो आज भी ठीक ठाक अपना काम कर लिया। अब देखो आज भागे कौन से, HDFC बैंक सबसे ज़्यादा भागा हुआ था, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट। देखो कल मैंने HDFC बैंक की पुट बेची थी, कल मैंने रिलायंस की पुट बेची थी, मेरे दिल से आवाज़ आई,
दिल ने पुकारा और पुट बेच आए, हम तो बढ़िया से प्रीमियम पे, तो कल बेच आए थे, आज इनमें अच्छा मुनाफा था। हालांकि दोनों डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से बेची हैं, ये गिर जाएगा तो डिलीवरी ले लेंगे क्योंकि दोनों का स्टॉक बढ़ाने का मन है। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, एसबीआई, एयू स्मॉल फाइनेंस सब गिरे हुए थे। फेडरल बैंक चढ़ा हुआ, 7 शेयर चढ़े, 5 शेयर गिरे। इसकी कैंडल भी बिल्कुल वैसी कैंडल है, कैंडल अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। परसों की कैंडल से नीचे दी है इसने क्लोजिंग इस वाली से, अदरवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 पिछले 7 9 में से हाईएस्ट के आसपास ही क्लोजिंग दी है। मिडिल बोलिंजर बैंड को टच किया है। मैं बोलिंजर बैंड क्योंकि लोअर हाफ में इसलिए थोड़ा नेगेटिव है, एमएसीडी पे खासी पॉजिटिव है, आरएसए पे खासी पॉजिटिव है, तो इसके भी टेक्निकल पैरामीटर सारे बढ़िया हो गए, सारे बढ़िया हैं इसके टेक्निकल पैरामीटर्स। 46,785 यहाँ बाजार बंद हुआ है। अब अगले हफ्ते की मैं बात करूँ, 3 अप्रैल की सेशन ही कितने मिलेंगे 3 अप्रैल में, कल का और 3 और 4, क्योंकि फ्राइडे की छुट्टी है। 46,700 पे ही कॉल राइटिंग ज़्यादा, पुट राइटिंग ज़्यादा है, कॉल राइटिंग भी ठीक ठाक है। मैक्सिमम कॉल राइटिंग 48 पे, तो अभी कोई ज़्यादा आइडिया नहीं लगेगा। ये हल्के पीसीआर के साथ शुरू हुआ है 0.96 और मंथली भी कम है। अब मैंने क्या किया आज, मैंने आज 33,700 का लॉस किया। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी पोजीशनें मेरी मार्क टू मार्केट हो जाए ठीक है, क्योंकि अब मंथ ईयर एक्सपायरी है, मार्क टू मार्केट हो जाएगा तो मेरा प्रॉफिट रियलिस्टिक हो जाएगा ना, क्योंकि जो प्रॉफिट हो गए वो तो बुक कर लिए, जो लॉस खड़े हुए दिख रहे हैं हो गए हैं अभी वो चल रहे हैं, तो फिर टैक्स तो प्रॉफिट पे लग जाएगा। तो सारे एफआईज वगैरह करते हैं सब लोग, इसको कहते हैं मार्क टू मार्केट की प्रक्रिया। तो इसलिए मैं कई आगे की पुट्टे भी इसको लॉसेस बुक कर रहा हूँ कि भाई एक रियलिस्टिक ट्रू हिसाब से तो मार्क टू मार्केट ट्रू पोजीशन देता है ना, तो मार्क टू मार्केट करना पड़ता है। 3 रोल ओवर किए, 5 ऑप्शन स्क्वायर किए, 3 एग्रेसिव पुट सेल की, 7 सेफ पुट सेल की, 7 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी की, काफ़ी काम किया। तो बजाज फाइनेंस की पुट बड़े समय से बहुत लॉस में थी, 20-22 हज़ार के लॉस, प्रॉफिट में निकल गया। आई एक साला आज मर गया, तबाह हो गया, इसको भी फिर मैंने लॉस में काट दिया। ये देखा जाए तो मजाक कमाल की बात है, दोनों आपस में कट गए। अशोक लेलैंड की ना मैंने 6 पुट्टे बेच रखी थी 170 रुपये की, भाई साहब गजब का लॉस था इसमें पीछे जब अशोक लेलैंड गिरा था। अब थोड़ा कवर किया तो मैंने 2 लॉट यानी 10,000, 6 में से 2 स्क्वायर ऑफ कर दी, तो ये 6 का प्रॉफिट है। इसको आप 2/6 कर दोगे तो 2 का प्रॉफिट आ जाएगा 4,583। मैंने कहा यार हल्का कर लो, अभी मौका आ रहा है तो हल्का कर लो। HDFC AMC का मैंने एक फ्यूचर जो है, 4 लॉट पड़े थे अप्रैल फ्यूचर के, मैंने 1 स्क्वायर ऑफ करके रोल ओवर कर लिया, तो ये जो प्रॉफिट है 4 का है, इसको 1/4 कर दो तो 12,625 का प्रॉफिट हुआ। जुबलेंट फूड के मेरे पास 3 फ्यूचर पड़े थे, ये 3 का लॉस है, तो 1 रोल ओवर किया, 2 मेरे बच गए, तो 1 का लॉस जो है 50,875 का है, 2 मैंने लॉस कर दिया। बस यही कहानी थी। हालांकि रोल ओवर में देखो ये 2 तो प्रॉफिट में ही आए हैं अप्रैल के सौदे, ये लॉस में इसने थोड़ा सा कंपनसेट किया, तो देखते हैं अभी। तो ये थी आज की कहानी। ओवरऑल महीना बड़ा अच्छा निकलेगा और साल तो बहुत ही अच्छा है। देखो यार, अब मैं यही आपको समझाता हूँ, आपको कितनी चीज़ें बताता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव केवल होता है कि बच्चों को सिखाओ, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं किसी को टिप दो, क्योंकि मेरा मानना है जिसने ली टिप उसकी भी टिप। कोई मेरे से पूछ भी लेता, आज भी कोई पूछ लेता, भाई मेरे पास मुझे अच्छा लगा मैंने शेयर लिए, पर मेरा रिस्क प्रोफाइल हाई है, मेरे पास बहुत सारे शेयर हैं, अभी मैं नहीं ले रहा, अभी मैं सोच रहा हूँ गिरेगा तो देखूँगा। तो आप अपने रिस्क कैपिटल से काम करो, मैं किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। मैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, कैसे बाजार गिरता है, अगर किसी शेयर में कॉन्फिडेंस है तो कैसे मैं खरीदता हूँ, मैं लाइव आपको मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वीडियोज़ के द्वारा देता हूँ, वीडियोज़ भी इसमें कैसे स्ट्रैटेजीज लगती हैं, वीडियोज़ के द्वारा, सैम्पल्स के द्वारा मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि बच्चों को सीखते वक्त ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। जब सीख जाओ, एक्सपर्ट हो जाओ, तो जिस दिन आपको अपना रिस्क एपेटाइट पता चल जाए, हाँ भाई मेरा इतना रिस्क एपेटाइट है,
मैं इतने ट्रेड करके चैन से सो पाता हूँ। मुझे पता चल जाता है ये शेयर अच्छा है, मुझे कन्विक्शन होती है, तब अपने कन्विक्शन अपने उसके से ट्रेड करना चाहिए। किसी के ट्रेड ना तो कभी कॉपी करने चाहिए, ना किसी से सलाह लेनी चाहिए। सुनो सबकी, करो मन। प्रेरणा लेने में कोई बुराई नहीं है, सुनो ना सबकी। मैं तो सबकी सुनता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, सब जहाँ भी इंफॉर्मेशन है अपने आप में देखता हूँ। तो गूगल का भी बताया, वही आर्टिकल्स आपको अपने आप ही फॉरवर्ड करता है। तो सारे आर्टिकल आते हैं, सारा दिन पढ़ता रहता हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ, सारी न्यूज़ें पढ़ता हूँ, सारे लोग सुनता हूँ। कोई कहता है शेयर बढ़ेगा, कोई कहता है गिरेगा, कोई कहता है ये हो जाएगा, कोई कहता है वो हो जाएगा। उसके बाद में अपना कन्विक्शन देखता हूँ, अपना रिस्क एपेटाइट देखता हूँ, फिर ट्रेड करता हूँ। ये सिंपल तरीका होता है जीवन का। तो अगर आप भी सीखना चाहें, ध्यान दीजिए, सीखना चाहें, टिप वगैरह की उम्मीद करें तो मत ज्वाइन करिए। सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को एज ए स्टूडेंट। 7011-323-077 7011-323-077 मेरी टीम को कॉल करिए या मेंबरशिप सेक्शन में जाके बनिए। डीमैट अकाउंट खुलवा रहा हूँ, मेरी टीम पूरी हेल्प करती है। KYC, प्लेटफॉर्म कैसे ऑपरेट करते हैं, कोई आपको चार्जेस के बारे में जानना हो, मतलब पूरी जो एक कस्टमर को सपोर्ट चाहिए होती है वो पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पे 7011-323-077। वो आपको हेल्प करेगी डीमैट अकाउंट खुलवाने में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी खुल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।